बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर सेल टैक्स रिफ़ंड के हवाले से 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जिसको फॉलो करने के बाद जो रिफ़ंड है हमें मिल सकता है। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कशन करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं और इसके जो प्रोसेस हैं वो समझते हैं कि किस तरीके से इसने वर्क करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर कर लें कि जो सेल टैक्स एक्ट है उसके अंदर सिर्फ बेसिक और क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए जो गुड्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक आ जाता है एग्जम्प्ट, यानी कि अगर बिग पिक्चर में हम सेल टैक्स एक्ट को स्टडी करें तो एक एग्जम्प्ट है और उसके बाद गुड्स आती हैं टैक्सीबल। टैक्सीबल जो जो एग्जम्प्ट वाला पोर्शन है ये जो 6 स्केड्यूल है जो सेल टैक्स का, उसके अंदर जो जितनी भी गुड्स हैं वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है, चाहे वो इम्पोर्ट है, लोकल है, कुछ भी है, वो सारी की सारी क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर आप सारी की सारी एग्जम्प्ट गुड्स सेल कर रहे हैं तो फिर आपको सेल टैक्स में रजिस्टर होने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्सीबल में दो चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेंगे थर्ड स्केड्यूल की जो गुड्स हैं, थर्ड स्केड्यूल की गुड्स, उसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रेट या एमआरपी या रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमआरपी इसको कह सकते हैं, आरपी कह सकते हैं, रिटेल प्राइस या स्टैंडर्ड जो रेट है यानी कि 18%। उसके बाद जो अगला जो पोर्शन है जो कि रिफंड से रिलेटेड है वो क्या है, जीरो रेटेड। तो जीरो रेटेड की जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास रेफरेंस क्या होगा, फिफ्थ स्केड्यूल। तो सेल टैक्स रिफंड की जब भी बात होगी तो एक चीज़ ज़हन में रख लें कि 99% ये जीरो रेटेड से होगा और एक्सपोर्टर होगा। ठीक है, ये ज़हन में रख लें क्योंकि जो लोकली अब रिफंड मिल ही नहीं रहे, पिछले 1 साल 1.5 साल से लोकल जो रिफंड है वो इनपुट आपका ज़्यादा भी है तो आपको नहीं मिलता। तो जहाँ पे आप एक्सपोर्टर हैं और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो चूँकि एक्सपोर्ट का रेट जीरो रेटेड है तो वहाँ पे जाके रिफंड मिलता है, अदरवाइज पिछले साल 1.5 साल से कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें मिला है लेकिन नॉर्मली ये रिसीव नहीं हो रहा। तो अब आपने इस लेक्चर में या जब भी कभी रिफंड की बात होगी तो आपके ज़हन में ये पॉइंट आएगा जीरो रेटेड का, जो कि डील करेगा फिफ्थ स्केड्यूल में। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा रीकैप के लिए कि सेल टैक्स जो पेबल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने कोई चीज़ परचेज की, जो भी उन्होंने कोई लेट्स से पेपर परचेज किया, हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उन्होंने जो पेपर परचेज किया वो 1 लाख रुपए का था और उसके ऊपर उन्होंने 18% जो जीएसटी है वो पे कर दिया है। तो टोटल उन्होंने 18,000 पे कर दिया। ये क्या होता है, इनपुट टैक्स, क्योंकि परचेज के ऊपर हमने दिया है। अब ये परचेज करने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको सेल कर दिया। सेल भी कहाँ पे किया, एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि पाकिस्तान में सेल नहीं किया, बाहर भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सेल कर दिया, ये 1 लाख का लेके उन्होंने 2 लाख रुपए का सेल कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर चूंकि एक्सपोर्ट के ऊपर आपको पता है रेट कितना है, 0%, एग्जम्प्ट नहीं है, 0% रेट है। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना निकल आया, 0, नील, जिसको हम ये भी कह सकते हैं नील। तो ये हमारा आउटपुट टैक्स है, ये आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे जो पेबल है, पेबल में आपको पता हमारा फार्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे जब आप इसमें से आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फिगर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव में। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि इनकम टैक्स हो या सेल टैक्स हो, नेगेटिव का मतलब क्या है, रिफंड कि अब हमने गवर्नमेंट से लेना है। अब इसका अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो ये है कि जो एक्सपोर्टर हैं वो चूंकि मुल्क की इकोनॉमी के अंदर कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं, बाहर से यूएसडी आते हैं जिसकी वजह से हमारा जो डॉलर का रेट है वो स्टेबल रहता है, जो कि पिछले कुछ पीरियड से वो स्टेबल नहीं है, काफ़ी फ्लक्चुएशन हो चुकी है। पिछले 2 सालों में 100% हम तकरीबन डी वैल्यू हो चुका है हमारा जो रुपये है। एनीवेज, अब जो डॉलर है ये जब मुल्क में आता है तो डॉलर की स्टेबिलिटी होती है, करेंसी की स्टेबिलिटी होती है, डॉलर का रेट बैलेंस रहता है, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट इनकम ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसकी इनकम क्या है, सेल। तो हमारी इनकम क्या होगी, मुल्क कंट्री लेवल पे इनकम क्या होगी, एक्सपोर्ट। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ उसको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, कुछ इंसेंटिव दिए हुए हैं। सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि जो भी आप चीज़ सेल करेंगे उसके ऊपर कोई हम टैक्स नहीं लेंगे, जीरो रेटेड होगा, और उसको बनाने के लिए जो आप इनपुट दे रहे हैं उसका हम आपको रिफंड देंगे। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है। कुछ इसके ऊपर कस्टम के ऊपर भी कुछ लेवरेज अवेलेबल होते हैं, कुछ इंसेंटिव अवेलेबल है, वो हम अभी उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे।
वो फिर कभी कस्टम या एफईडी को देखेंगे तो उसके ऊपर हम उसको स्टडी करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि जी मैंने ये 18 जो 1000 है ये गवर्नमेंट से एफबीआर से कैसे लेना है। इसके लिए आपने 4 जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। सबसे पहला क्या रूल है कि आप ये तब ले सकते हैं, जो इन 4 रूल्स में जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि सबसे पहले आप तब इसको रिफंड को क्लेम कर सकते हैं जब आप अपनी मंथली जो सेल टैक्स रिटर्न है वो आईआरएस के ऊपर फाइल कर रहे होंगे। यानी कि आईआरएस के ऊपर आपकी रिटर्न मंथली होनी चाहिए और आपकी जो कंप्लाइंस है वो 100% होनी चाहिए। मतलब रिटर्न आपकी लास्ट 6 मंथ की अगर कंप्लाइंस ना हो तो वो आप सस्पेंडेड में चले जाते हैं। जब भी आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करें तो 100% होनी चाहिए और ये भी कोशिश करें कि विद इन डेडलाइन ये फाइल होनी चाहिए। विद इन डेडलाइन मतलब अगर 18 तारीख डेडलाइन है तो 18 के अंदर ये फाइल होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपने जो नेक्जर एच है वो भी फाइल करना है। हमने नेक्जर एच के ऊपर एक लेक्चर देख चुके हैं, उसको लाजमी स्टडी कर लीजिएगा, उसमें हमने बताया हुआ है कैसे फाइल करना है। अब कुछ सिचुएशन में ये होता है, फॉर एग्जांपल जुलाई टू सितंबर अगर हम बात करते हैं तो जुलाई टू सितंबर आपका जो इनपुट टैक्स है ना वो 18,000 और इसका आपने रिफंड क्लेम करना है। लेट्स से जुलाई में भी आपने नेक्जेरएफ फाइल नहीं किया, यहाँ पे आके कहीं अगस्त आ रहा था तो आपने नेक्जेरएफ फाइल नहीं किया, लेकिन सितंबर में आके आप नेक्जेरएफ फाइल कर लेते हैं तो फिर भी ये एक्सेप्टेबल है। रूल ये कहता है कि जी विद इन 120 डेज के अंदर अगर आप रिटर्न के साथ ही नेक्जेरएफ फाइल कर रहे हैं तो 120 दिन के बाद आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। मतलब 120 डेज आपको रिफंड मिल जाएगा जो भी आपका ये रिफंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आम तौर पे ये होता है कि 1 महीने की रिटर्न फाइल करने के बाद फौरी तौर पर उसका रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है जो बड़े एक्सपोर्टर है, जहाँ पे टैक्स रेट या इनपुट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मंथली बेसिस पे भी फाइल हो रही होती है, ये वो बड़े एक्सपोर्टर है। लेकिन जहाँ पे इनपुट कम है या एक्सपोर्ट बिजनेस लेवल कम है वहाँ पे क्वार्टरली फाइल किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन क्वार्टरली फाइल की जाती है। तो नेक्जर एच जब फाइल करेंगे उधर वहीं से, यानी कि जिस डेट ऑफ सबमिशन ऑफ नेक्जर एच से विद इन 120 डेज जो 120 डेज एज पर रूल हमें रिफंड मिलना है। अब ये है कि अगर आप रिटर्न के साथ ही फाइल कर रहे हैं तो जिस डेट में आप रिटर्न फाइल करेंगे और साथ ही आपने अगर नेक्जर एच फाइल कर दिया है तो हमारे विद इन 120 डेज यानी कि उस डेट से हमारे 120 डेज स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो थी कुछ प्राइमरी कंडीशन जो आपने फुलफिल करनी है, जो कि टैक्स पेयर के नोटिस में होनी चाहिए, उसके कंट्रोल में। फिर ये आता है अगर ये सारी चीज़ें आपने आपकी तरफ से ओके हैं तो फिर आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे जिसके अंदर आप लिखेंगे कि जी मेरी ये एक्सपोर्ट है, ये मेरा इनपुट है, ये इस महीने की मैंने इस डेट पे रिटर्न फाइल की हुई है, लिहाजा मेरा ये रिफंडेबल टैक्स बनता है तो उसको रिफंड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें नीचे आप लगा के रिटर्न की कॉपी लगाएंगे, नेक्स्ट डेट की कॉपी लगाएंगे, एक्नॉलेजमेंट की कॉपी लगाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन में कवर लग के कवर पेज दे के सारी चीज़ें कंबाइन करके आप जो एफबीआर का ऑफिस है वहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, जैसे ही आप सबमिट करेंगे और चौथे नंबर पे आप फॉलोअप रखें, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखें उनकी तरफ से। मतलब आपको पता है एफबीआर से पैसे लेने को इतना आसान काम नहीं है, वो हमेशा पैसे लेते हैं, कभी हमें देते नहीं है। तो जब भी आपने अगर पैसे लेने हैं तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि फॉलोअप आपका उनसे ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, फिर आपको कुछ मिलेगा। और इसमें ऑब्वियसली कुछ और भी डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी जो परसेंटेज चलती हैं वो मैं यहाँ पे अब नहीं डिस्कस कर रहा। तो बहरहाल अब ये है कि ये एप्लीकेशन फाइल करने के बाद हमने उनसे फॉलोअप रखा, उसके बाद वो अपने एक रिस्क मैनेजमेंट उनका एक सिस्टम है, वहाँ पे हमारा जो भी एनटीएन लॉगिन होगा उसको प्रोसेस करेंगे। उसके बाद एक फास्टर फार्मा के जो फास्टर एक सॉफ्टवेयर है जो रिटर्न जो इसको एक्सट्रैक्ट करेगा सारे डाटे को कि ये इनकी एक्सपोर्ट थी, ये इनपुट है, और सारी की सारी इनकी जो इनवाइसेस हैं वो जेन्युइन इनवाइसेस हैं, और उसके बाद जो इनपुट है वो इनका जेन्युइन है, उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो ला के आपको, और उसके बाद क्या होगा कि वो जो फास्टर सिस्टम है एफबीआर का, उसके मुताबिक वो कुछ इश्यूज भी आइडेंटिफाई करेगा। इश्यूज में क्या हो सकता है कि आप हो सकता है कुछ इनवाइसेस क्लेम कर रहे हो, लोकल भी हैं, वो लोकल वहाँ से उठा के सेपरेट कर देगा। या सम टाइम ये होता है कि अगर 1 लाख की सेल है
तो 1 लाख के 2 पोर्शन है, 70% हमारा एक्सपोर्ट है, 30% लोकल है। तो वो जो 18,000 है इसको भी 70-30 में डिवाइड कर देगा। वो ये कहेगा कि आप सारे के सारा क्लेम कर रहे हैं, सारा नहीं मिलेगा आपको, इसका 70% मिलेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट उनकी तरफ से इश्यूज आएंगे, वो आपको बताएंगे, आप उसको रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन या डाटा सबमिट होगा और कुछ टाइम के बाद आपको पे ऑर्डर मिल जाएगा और आपका रिफंड क्लेम हो जाएगा। लेकिन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए भी मिल रहा है, अदर केसेस में ना होने के बराबर है। कुछ केसेस में मिला है लेकिन पिछले साल 1.5 साल से कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी एक्सपोर्टर चूंकि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इस वजह से हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। इन फ्यूचर इसके ऊपर भी डिस्कशन चल रही है कि हो सकता है इसको भी खत्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इतना ईजी टास्क नहीं है, आपको ये 4-5 जो चीज़ें हैं वो स्ट्रांगली मैनेज करनी पड़ेंगी, स्ट्रांगली मॉनिटर करनी पड़ेंगी कि अगर आपकी सेल टैक्स रिटर्न में गलती होती है, नेगरेस में गलती होती है, तो जो उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो उसको लिंक करते हैं डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अगर उस कोड में उस डोमेन में उसको डाटा ना मिला तो आपका जो केस है रिजेक्ट होगा, आपको काफ़ी ज़लालत उठानी पड़ेगी, डिफरेंट टाइम पे हो सकता है। सम केसेस में मैंने ये भी देखा है कि रिटर्न भी रिवाइज करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है, जो पहले 2 पॉइंट है इसको आपने कंट्रोल करना है अगर आपने रिफंड लेना है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। अगले किसी लेक्चर में जो एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है उसका कुछ ड्राफ्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि जिनको कुछ कन्फ्यूजन है तो वो इजीली हम उसको उस ड्राफ्ट के मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन अटैच करें, उनको फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।